हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति वर्मा और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी टॉपिक डिस्कशन की फर्स्ट क्लास, जिसमें आज मैं लेने वाली हूं पहला सब्जेक्ट पॉलिटी। और पॉलिटी को मैं आज इंडियन एनसीईआरटी से शुरू करने वाली हूं। सबसे पहले आज हम इसका बेस पर बात करने वाले हैं कि पॉलिटिक्स का उद्भव कैसे हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने उसके बारे में क्या क्या अपनी फ़िलॉसफ़ी दी है, किसने उसके बारे में लिखित अपने थ्योरी दी हैं, और इसके बाद वो राज्य व्यवस्था अभी तक जो चलती आई है उसके प्रमाण कैसे शुरू हुए हैं। तो इसके बारे में आज हम इस टॉपिक डिस्कशन वीडियो में शुरू करने वाले हैं, स्टार्टिंग से एनसीईआरटी बेस से। इसके डिस्कशन पॉइंट हमारे 20-25 मिनट के होंगे और इस डिस्कशंस में हम उसके बेस को लेकर आज शुरू करेंगे। इसके साथ साथ अगर इस डिस्कशंस में आपको किसी भी तरह की क्वेरी या क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज़ आप वो भी इसको शेयर कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन भी भेज सकते हैं मुझे, ताकि हम उस पर भी अपने एक दूसरे के साथ डिबेट करें और डिस्कशंस करें। यदि इसमें कुछ और कमी आपको लगती है या आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी जोड़ा जा सकता है तो आप प्लीज़ वो भी इसे शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको जोड़कर आप भी एक अपना वीडियो टॉपिक डिस्कशंस में शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उस जानकारी के बारे में, उस विषय के बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से जान पाएँ और उसका विस्तार पूरा ले पाएँ। तो समय को ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए मैं सबसे पहले इस क्लास को शुरू करती हूँ। जैसा कि मैं जानती हूँ और हम सभी को बता रहे हैं कि हमने डिस्कशंस का टॉपिक लिया है पॉलिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स के उद्भव की, यानी कि इसकी शुरुआत की। तो इंडियन पॉलिटिक्स की जो स्टार्टिंग हुई है, जो इसका शुरुआत हुई है, जो इसका उद्भव हुआ है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि इंडियन पॉलिटी, जिसको हम कहते हैं कि इंडियन फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी कि राजनीतिक दर्शन। दूसरा है इसका पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान। और तीसरा है पॉलिटिक्स, यानी कि हमने इसको 3 भागों में बांटा है। हम इसको ये जानते हैं कि पहला जो है वो इसका पॉइंट है कि ये दार्शनिकों के आधार पर उन्होंने इसके बारे में बताया है कि क्या है राज्य व्यवस्था। उसके बाद वैज्ञानिक रूप से हमने इसका गहन किया, जिसके बारे में पता चला कि राजनीतिक विज्ञान जो है वो विज्ञान से भी इसकी उत्पत्ति हुई है, और उसके बारे में भी कई थ्योरी और कई फिलॉसफी जो है हमें सुनने को और देखने को मिली हैं। साथ ही साथ राज्य व्यवस्था की बात करें कि तब से लेकर अभी तक की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रारूप रूप से किस तरह से शुरू हुई, तो उसके बारे में भी पॉलिटी का हमको कई एविडेंस भी मिले और कई थ्योरीज भी मिली हैं। तो हम बात करेंगे 3 स्तरों पर। सबसे पहले बेस बनाएंगे हम, तो हम बात करेंगे राजनीति के दार्शनिक स्तर पर। तो फिलॉसफी ऑफ पॉलिटी की फिलॉसफीज़ को लेकर अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में कई दार्शनिकों ने अपने अपने मत दिए थे, लेकिन जो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इंडियन पॉलिटी की फिलॉसफर जो सबसे फर्स्ट थे उनका नाम था यूनानी सुकरात। अब जिस तरह से हम यूनान की बात करते हैं तो यूनान का नाम हमारे भारतीय राज्य व्यवस्थाओं में ही नहीं बाकी सभ्यताओं में भी सबसे पहले नाम लिया जाता है, क्योंकि यूनान का कहीं ना कहीं हमारे हर विषय में और हर विगत वस्तु में कहीं ना कहीं अपना योगदान है। जिस तरह से हम खगोल शास्त्र की बात कर लें और राज्य व्यवस्थाओं की अगर हम बात कर लें, प्रशासनिक व्यवस्थाओं की अगर हम बात कर लें, तो यूनानी सभ्यता ने कहीं ना कहीं हमारी सभ्यताओं में अपना सबसे अच्छा गहरा प्रभाव और सबसे प्रथम प्रभाव छोड़ा है। तो इसी तरह से हम मान के चलें कि राजनीतिक व्यवस्था में सबसे पहला जिसकी बात हम करें तो ग्रीक द्वारा यानी कि यूनान द्वारा इसकी पॉलिटिकल थ्योरी दी गई है, और इस पॉलिटिकल थ्योरी के दार्शनिक फिलोसोफर जो थे वो थे सुकरात। तो फर्स्ट ऑफ फिलोसोफर ऑफ इंडियन पॉलिटी, या फिर या कहें कि पॉलिटी फिलोसोफर जिसकी हम बात करें कि दार्शनिक फिलोसोफर जो सबसे पहले थे, जो सबसे पहले दार्शनिक थे, वो थे सुकरात। सुकरात ने इसके बारे में अपनी अच्छी खासी फिलॉसफी दी, अपने एक अच्छी दार्शनिकता उन्होंने दर्शाई है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई लिखित किसी भी तरह की थ्योरी नहीं दी है। और यही कारण रहा कि उनको इसकी सुकरात को इसकी इंडियन थ्योरी के दार्शनिक फिलोसोफर माना जाता है, कि उन्होंने इसके बारे में दर्शन कराया है। जिस तरह से हम बात करते हैं कि हम मंदिर में जाते हैं तो पट खुलता है तो हमें एक दर्शन मिलता है कि ये भगवान है, लेकिन वो भगवान क्या है क्या नहीं है और वो क्या कर सकते हैं, उनकी क्या पावर है, इसके बारे में उन्होंने सिर्फ दर्शन दिया है, उसके बारे में कुछ भी उन्होंने एविडेंस नहीं दिया है। तो इसके बाद की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमने बात की थी कि
पॉलिटी को अगर हम बात करें कि उसके बारे में लिखा जो गया है कि भाई ये जो पावर है, इस पावर के पास में बहुत सारी शक्तियां हैं, ये काम करते हैं, ये ऐसे शुरू हुए थे और ये आज यहाँ तक पहुँच गए हैं, और यहाँ तक पहुँचने के सफ़र में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ऐसे नियम वाइज और रूल्स वाइज बनाया है। तो ये जो उन्होंने प्रस्तुत किया था इस थ्योरी को लिखित साक्ष्य में, उसका नाम है, वो है प्लेटो। तो सुकरात के बाद में, जिनको दार्शनिक फिलोसोफर कहा जाता है, उसके बाद में प्लेटो जो हैं उनको उन्होंने इसको लिखा, और इसके लिखने को उन्होंने दो भागों में विभक्त किया। तो उन्होंने राजनीति व्यवस्था को जो है, राजनीतिक व्यवस्था को, राज्य व्यवस्था को दो भागों में बांटा। एक तो लिखित साक्ष्य में, और एक उन्होंने इसका अध्ययन भी किया। उसके गहन अध्ययन के लिए उन्होंने एक संस्थान खोला और एक किताब लिखी। किताब का नाम था रिपब्लिक, और एक संस्थान खोला जिसका नाम था द एकेडमी। इस तरह से उन्होंने इसका पूरी तरह से थ्योरी लिखी रिपब्लिक में, और इसके बाद उन्होंने इसका पूरा अध्ययन करने के लिए एक संस्थान खोला जिसका नाम था द एकेडमी। इसी के बाद हम बात करते हैं राजनीति के दूसरे उद्भव की, जिसकी हमने बात की थी कि राजनीतिक एक विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान की बात करते हैं, तो राजनीतिक विज्ञान की बात करें तो ये सुकरात ने और प्लेटो ने इसके बारे में थ्योरी दे दी, एक दर्शन करा दिया, एक उसके बारे में विस्तार शुरू कर दिया, एक उद्भव शुरू कर दिया कि इस तरह से राज्य व्यवस्था की शुरुआत तो हुई थी, और इसी तरह से राज्य व्यवस्था के ऊपर नियम बनाए जा सकते हैं, बनाए जाएंगे, या हो सकते हैं, या होंगे। उसके लिए उन्होंने किताब भी लिखी और उसका गहन करने के लिए संस्थान भी खोला। लेकिन दूसरा भाग जो शुरू होता है, जो दूसरा सेक्टर शुरू होता है, जहाँ पर ये कहा गया कि राजनीति एक विज्ञान भी है। तो राजनीति एक विज्ञान है, इसके बारे में जो सबसे पहले थ्योरी लिखी है वो लिखी है अरस्तु ने। इसी वजह से अरस्तु को जो पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है, यानी कि द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हु इज अरस्तु। अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस का जो कहा जाता है फादर कहा जाता है। अरस्तु के बाद जिस तरह से हम बात करते हैं तीसरे उद्भव की, राज्य व्यवस्था, हमने दो चरण देख लिए। पहला शुरुआत हुई किस किस तरह से, उसके बारे में पता चला, क्या था, कौन था, किस तरह से था। ये सुकरात ने नहीं लिखा था, लेकिन प्लेटो ने इसको लिखा, क्या था, कौन था, कैसे था, उसका गहन भी किया, उसके लिए संस्थान भी खोली और किताब में उसको पूरी तरह से लिखित भी दिया जिसका नाम था रिपब्लिक। लेकिन उसके बाद दूसरा दार्शनिक आता है जिसने अपने मत दिए। उसने कहा कि राजनीति तो एक साइंस है, एक तरह का विज्ञान है। तो उसके बारे में द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के जनक जो बने वो थे अरस्तु। इसके बाद जो मैंने कहा तीसरा उद्भव जो थी राज्य व्यवस्था, कि ये दोनों चीज़ों के बाद में सिर्फ एक चीज़ आ जाती है कि अब राज्य व्यवस्था क्या चीज़ हो सकती है। तो इसकी जो उद्भव जो शुरू हुए तो वो शुरू हुए थे अरस्तु के बाद अलेक्जेंडर ग्रेट, यानी कि सिकंदर महान के थ्रू। वहाँ से हमारे यहाँ की राज्य व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो जिस तरह से मैंने कहा कि यूनान का, यानी कि ग्रीक लोगों का इसमें एक बहुत बड़ा हमेशा एक सहयोग रहा, समर्थन रहा, जिन्होंने कई चीज़ों में अपना, या हम इतिहास की बात करें, या हम पॉलिटिक्स की बात करें, या हम ज्योग्राफी की भी बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि ग्रीक ने, यानी कि यूनान ने अपना बहुत खासा हस्तक्षेप या अपना बहुत खासा योगदान इन सब चीज़ों के विस्तार को बढ़ाने में और इन विस्तार के उद्भव की शुरुआत में, उद्भव में किया हुआ है। यानी कि इसको शुरू करने से लेके अभी तक जिस तरह का विस्तार हमने जो देखा उस तक के शुरुआत से लेके अभी तक के विस्तार में कहीं ना कहीं यूनान का एक बहुत बड़ा हाथ हमेशा हमारी शुरुआती तौर से, मतलब हमारे इतिहास से लेके अभी तक की व्यवस्थाओं में देखने को मिलता है। तो ये हमें क्लियर हो गया पॉइंट कि इंडियन पॉलिटिक्स का जो उद्भव है, यानी कि उसकी जो शुरुआत है वो ग्रीक एथेंस के द्वारा, एथेंस ग्रीक में और ग्रीक यूनानियों द्वारा की गई, जिसके सबसे पहले फिलोसोफर थे वो थे सुकरात। उन्होंने कोई अपनी इसकी थ्योरी लिखित में नहीं दी। इसकी लिखित थ्योरी किसने दी? प्लेटो ने, जिसको उन्होंने दो तरह से प्रेजेंट किया। पहली प्रेजेंटेशन थी वो थी बुक, जिसमें उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जिसका नाम था रिपब्लिक। इसके बाद उन्होंने उसका गहन अध्ययन करने के लिए एक संस्थान खोला जिसका नाम था द एकेडमी। फिर इसके बारे में कि राजनीति एक साइंस है, एक विज्ञान है, इसके बारे में जो साक्ष्य दिया वो दिया अरस्तु ने, और अरस्तु ने इसके बारे में, इसी वजह से उनको द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। इसके बाद जो कहें राज्य व्यवस्था की, फिर शुरू हुआ राज्य व्यवस्था का दौर, तो वो वहाँ से शुरुआत होती है अलेक्जेंडर ग्रेट यानी कि सिकंदर महान के द्वारा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि सिकंदर महान जो कि राज्य व्यवस्था बनाई। तो राज्य व्यवस्था क्या है? सबसे पहले राज्य व्यवस्था को हम समझते हैं कि राज्य व्यवस्था जो अलेक्जेंडर के टाइम से, यानी कि आपके सिकंदर महान के टाइम से शुरू हुई।
राज्य व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं राज्य व्यवस्था की। तो राज्य व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है, एक तो नियम और दूसरा व्यवस्था। नियम यानी कि अगर हम नियम की बात करें तो राज्यों की जो व्यवस्था है उसको हमने नियम और व्यवस्था में बांटा कि सबसे पहले तो भैया एक राज्य होगा, इसके दो नियम, मतलब मैंने जो आपको बताया कि दो पार्ट में बांटा गया है। तो सबसे पहले तो उसमें बनाया गया एक राज्य और दूसरी उसकी व्यवस्था। तो ये किसने, राज्य व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो राज्य को दो भागों में बांटा गया, राज्य व्यवस्था को। राज्य व्यवस्था, एक है राज्य और दूसरा है व्यवस्था। तो पहले तो एक राज्य होगा और फिर उस राज्य में होगी उसकी व्यवस्था, यानी कि उसकी क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या उसके लिए चाहिए अब उसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो एक राज्य चाहिए, उसके बाद उसमें आएंगी व्यवस्थाएं। तो सबसे पहले 1933 में, 1933 में राज्य की एक व्यवस्था बनाने के लिए मॉन्टेविडो कन्वेंशन किया गया। क्या किया गया, मॉन्टेविडो कन्वेंशन किया गया 1933। आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो कि 1933 में मॉन्टेविडो कन्वेंशन किया गया सबसे पहले, जो यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की उग्रवे राजधानी में किया गया, उग्रवे राजधानी में किया गया, जिसमें सभी देशों के बड़े बड़े पदाधिकारी शामिल हुए और उन्होंने राज्य की व्यवस्था पर अपने अपने मत अनुसार अपना अपना मत दिया और राज्य की भाषा का या राज्य की परिभाषा का वर्णन किया। जैसे कि आज हम इंडियन पॉलिटिक्स के लेके डिस्कशन कर रहे हैं, मैं इस टॉपिक की बात करने के लिए आज एक छोटी सी मीटिंग यहाँ पर एक छोटे से वीडियो या फिर कह लीजिए कि टॉपिक डिस्कशन के थ्रू एक वीडियो बना रही हूँ, इसके बारे में मैं आज आप बता रही हूँ। अब इसके लिए मैं आप सबको इन्वाइट करती हूँ कि हम सब लोग एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस कॉन्फ्रेंस में हम इसी पर बात करते हैं कि भैया राज्य व्यवस्था क्या थी और कैसे शुरू हुई। अब इस पर मैंने जो अपना गहन किया वो मैंने बता दिया, आप जो मुझे बताएंगे वो भी आप बताएंगे। तो इस तरह से मॉन्टेविडो कन्वेंशन जो था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की उग्रवे राजधानी में आयोजित किया गया, जिसमें जो 1930 में किया गया था, जिसमें सभी देशों के बड़े बड़े पदाधिकारियों को शामिल किया गया और सभी पदाधिकारियों ने अपना अपना भारतीय व्यवस्था की परिभाषा को दर्शाने के लिए मत दिया कि मेरे हिसाब से जो राज्य व्यवस्था है वो ये नियम है, मेरे हिसाब से राज्य व्यवस्था जो है वो ज़रूरतें हैं, मेरे हिसाब से राज्य व्यवस्था जो है वो आदर्श हैं। ऐसे ऐसे उन्होंने अपने अपने मत दिए और इस तरह से राज्य की व्यवस्था को परिभाषा दी गई, जो कि किसके अंतर्गत आया, मॉन्टेविडो कन्वेंशन के अंतर्गत। इसके अंतर्गत उसको 4 भागों में बांटा गया। इस तरह से उस पूरे कन्वेंशन में 4 पॉइंट निकल के आए कि भैया राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था, एक राज्य में व्यवस्था तब लागू होगी जब राज्य की व्यवस्था होगी। तो राज्य की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए होगा हमको, वहाँ उस पूरे मॉन्टेविडो कन्वेंशन में से 4 पॉइंट निकल के आए कि सबसे पहले तो राज्य व्यवस्था बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, एक एरिया यानी कि भूभाग। सबसे पहले तो हमें एक जगह चाहिए जहाँ पर हम राज्य की व्यवस्था बनाएंगे, तो भूभाग यानी कि एरिया। इसके बाद उन्होंने बोला कि इसके बाद इसमें चाहिए लोग यानी कि जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशंस। तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिया कि राज्य की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या राज्य को बनाने के लिए, राज्य व्यवस्था को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक भूभाग यानी कि एरिया, दूसरा हमें चाहिए पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, तीसरा हमें चाहिए उसमें बनाए रखने के लिए एक सबसे ऊपर कमांडिंग पर्सन यानी कि सरकार। तो इन सारे लोगों को इसी जगह पे बांध के रखने के लिए इनके ऊपर क्या चाहिए, एक सरकार। और इस सरकार के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है संप्रभुता, जो इन सब चीज़ों के आंतरिक और बाहरिक रूप से नियम लागू करने में और नियम बनाने की शक्ति और पावर रख सकती हो, उसको कहते हैं हम क्या, संप्रभुता। संप्रभुता यानी कि सोवेरेनिटी। तो सोवेरेनिटी चाहिए यानी कि हमको एरिया चाहिए, पॉपुलेशन चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए और सोवेरेनिटी चाहिए यानी कि भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता अगर जिसके पास है वो राज्य व्यवस्था अपने अपने राज्य में बना सकता है, राज्य व्यवस्था लागू अपने यहाँ कर सकता है। वही राज्य इसके लिए कैपेबल होगा जिसके पास एक तो जगह होगी, उसके पास लोग होंगे, उसके पास सरकार होगी जो उन लोगों को मैनेज कर सके, और वो सरकार भी कैसी होगी, जो उनके आंतरिक और बाह्य रूप से नियम बना सके, उनको लागू कर सके और उन पर अपना नियम करवा सके, वो होगी सोवेरेनिटी जिसको हम कहते हैं। तो वो
वो होनी चाहिए, जो बाहर भी कर सके अपना शासन और अपने राज्य के अंदर भी अपने डिसीजन खुद सेल्फ डिसीजन ले सके, उसको कहते हैं हम संप्रभुता। तो ये 4 चीज़ें जिसके पास होंगी वो सरकार बना सकती है, यानी कि राज्य व्यवस्था बना सकती है। क्लियर हो गया? राइट। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि राज्य व्यवस्था को बनाने के 2 ढांचे होते हैं, एक तो राज्य और दूसरा व्यवस्था। तो राज्य में हमने क्या देखा? राज्य के अंदर हमने देखा कि एक मॉन्टेविडो कन्वेंशन हुआ जो 1933 में हुआ। उस कन्वेंशन को कहाँ किया गया? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की उग्रवे राजधानी में, और उस राजधानी में कई राज्यों के पदाधिकारियों को शामिल किया गया। सबने अपनी अपनी राय दी और सबने कहा कि भैया राज्य की एक परिभाषा में हमको 4 पॉइंट मिल रहे हैं कि अगर एक राज्य को बनाना है तो सबसे पहले उस राज्य के लिए होना चाहिए जगह, उसके बाद उसमें होनी चाहिए जनसंख्या, उसके बाद उसमें होना चाहिए सरकार, और उसके बाद उसमें होना चाहिए संप्रभुता, यानी कि एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सोवेरेनिटी। ये 4 चीज़ें अगर किसी के पास होंगी तो वो राज्य व्यवस्था लागू कर सकता है, अदरवाइज उसकी राज्य व्यवस्था लागू करने की कैपेबिलिटी, या ये कहें कि उसकी कैपेबिलिटी, हाँ बिल्कुल, उसकी कैपेबिलिटी नहीं होगी, वो कैपेबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकला। इसके बाद आ जाओ, ये तो क्लियर हो गया कि ये भैया उन्होंने डिसाइड कर दिया। अब वो देखेंगे कि किस किस के पास। इसके बाद आ जाओ व्यवस्था। तो राज्य प्लस दूसरा पॉइंट है व्यवस्था। अब व्यवस्था क्या होती है? व्यवस्था की अगर हम बात करें तो व्यवस्था वो होती है कि जब एक राज्य के पास ये 4 चीज़ें होंगी तो उस 4 चीज़ों को चलाने के लिए क्या, मतलब मैं अगर आप लोगों को डांटना शुरू कर दूं तो कि भैया ये तुम तो ऐसा कर रहे हो, तुम तो वैसा कर रहे हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, आप क्यों मानोगे मेरी बात? आप मेरी बात इसलिए मानोगे क्योंकि आपको आईएएस की क्लियरिटी करनी है, क्लियर करना है। आईएएस को क्लियर करने के लिए अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ाई करोगे, टाइम टेबल में पढ़ोगे, रेगुलेशंस अपने बनाओगे लाइफ के, तो आप उस चीज़ को क्वालिफाइड कर सकते हो। और अगर क्वालिफाइड करोगे तो यू आर बिकम आईएएस, आप ज़रूर बन जाओगे। तो इसीलिए उस राज्य को बनाने के बाद ये चीज़ें तो पता चल गई, लेकिन उसको बनाने के बाद उसके नियम बनाने चाहिए थे। तो सबसे पहले आता है व्यवस्था में नियम। नियम को बांटा गया किसमें? संविधान के रूप में। संविधान के रूप में बांटा गया, जिसमें उसमें ये कहा गया कि संविधान जो है जिसके अंदर एक राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए जाते हैं, और उन सारे नियमों को एक ही रूप में बांध दिया जाता है जिसको हम नाम देते हैं संविधान। कि भाई आप चिल्ला सकते हो, लड़ सकते हो, बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, खा सकते हो, व्यवहार कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, और धर्म कर सकते हो, अपराध भी कर सकते हो, लेकिन और अपराध नहीं भी कर सकते हो, लेकिन ये सारे नियम आपको मिलेंगे। और इन नियमों को हमने एक ढांचे में डाल दिया जिसको हमने बनाया संविधान, यानी कि ढेर सारे नियमों का एक जो समूह, यानी कि कहें ये नियम सारे समूह, सारे नियमों को बांधकर जब हम एक समूह बनाते हैं तो उसको बोलते हैं संविधान। तो सबसे पहले राज्य व्यवस्था में क्या चाहिए? व्यवस्था में क्या चाहिए होता है? संविधान, यानी कि नियम। और इसके बाद आ जाओ, उन नियमों में क्या होना चाहिए? मौलिक नियम होने चाहिए। नियम तो कोई भी बना सकता है कि भाई मेरे को सुबह 5 बजे उठना है, या मुझे रात को 12 बजे तक पढ़ना और सो जाना चाहिए जल्दी, और सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करनी चाहिए। नियम तो कोई भी बना सकता है, लेकिन मौलिक नियम होने चाहिए। कि भारतीय संविधान ने हमें ये मौलिक नियम नहीं दिया कि आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, यानी कि उठना पड़ेगा, ये नियम हमारा है। लेकिन मौलिक नियम हमें क्या मिले हैं कि भाई आपको बोलने का अधिकार है, और ये भारत ने आपको संविधान दिया है कि आप कहीं भी खड़े हों, चाहे वो नेता हो, राजनेता हो, कोई भी अफसर हो, अधिकारी हो, आप अपना विचार उसके सामने रख सकते हैं, वो किसी भी बड़े स्तर का हो। ये अधिकार आपको भारत का संविधान देता है। आपकी मर्जी है, आप धर्म का पालन करो या ना करो, ये अधिकार आपको कौन देता है? भारतीय संविधान देता है। आप अपनी मर्जी की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ये अधिकार कौन देता है? भारतीय संविधान देता है। तो इसे कहते हैं हम मौलिक अधिकार। तो इस क्या हुआ व्यवस्था में? एक तो नियम को बांधा गया किसमें? संविधान के रूप में। तो संविधान की ज़रूरत पड़ती है एक तो व्यवस्था में, और दूसरी ज़रूरत पड़ती है हमें क्या? मौलिक नियमों की। नियम भी वो नियम जो मौलिक नियम हो, जिनको लागू करना बिल्कुल इक्वलिटी की बात की जाए, जहाँ पर वो नियम सबके लिए बराबर होंगे, किसी के लिए कम ज़्यादा नहीं होंगे, उन्हें कहते हैं मौलिक अधिकार। वो बनाए गए हैं तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, नथिंग फॉर द चेंज। आप मर्डर कराएं या आप सबसे बड़े धर्मात्मा बन जाएं, लेकिन अगर आपने किसी चीज़ के लिए कुछ भी किया है तो उसका नियम आपको ये फॉलो करना पड़ेगा।
है ना। तो ये नियम है, उसको हम कहते हैं मौलिक अधिकार। तो हमने देख लिया कि हमको राज्य व्यवस्था को बनाने में 2 पॉइंट चाहिए। मैं इसको फिर से क्लियर कर रही हूँ, 2 पॉइंट चाहिए। एक तो राज्य चाहिए और उसके अंदर चाहिए व्यवस्था। तो राज्य के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, मॉन्टेविडो कन्वेंशन जिसमें परिभाषा मिली, उसमें 4 पॉइंट निकले। एक पॉइंट था एरिया, दूसरा पॉइंट था जनसंख्या, तीसरा पॉइंट था सरकार, चौथा पॉइंट था संप्रभुता, यानी कि एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सोवेरेनिटी। ये 4 पॉइंट के बाद आ जाते हैं हम व्यवस्था पे। व्यवस्था में आया गया सबसे पहले नियम। उस नियम को, सारे नियमों के समूह को बनाकर एक जो बनाया जाता है नियमों का समूह, उसे कहते हैं संविधान। संविधान में जो नियम बनाए जाते हैं वो होते हैं मौलिक अधिकार। तो राज्य व्यवस्था के लिए सबसे पहले 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, जो एक राज्य और व्यवस्था। तो व्यवस्था में आपके 2 पॉइंट हो गए क्लियर। तो सबसे पहले अब अगर हम बात करें तो राज्य के जो नियम, यानी कि एक राज्य अब बन जाता है हमारे पास प्रॉपर एक राज्य व्यवस्था। एक राज्य बन गया और हमने उसकी व्यवस्था बना दी, यानी कि हमारे देश में, हमारे राज्य में व्यवस्था क्या है, राज्य व्यवस्था है। अगर हमसे बोले भारत क्या है, तो भारत में क्या व्यवस्था है भैया, तो भारत में राज्य की व्यवस्था है। भोपाल में क्या है, भोपाल में राज्य की व्यवस्था है। हर राज्य की अपनी अपनी उसने व्यवस्थाएं बना रखी है, नियम बना रखे हैं और उसके हिसाब से वो चल रहा है। क्योंकि भाई जैसे यूपी में एक अलग व्यवस्थाएं होंगी, एमपी में अलग व्यवस्थाएं चल रही है, उत्तराखंड में अलग, सबकी जलवायु अलग है, सबके खान पान रहन सहन अलग है, रीति रिवाज अलग है, इसलिए उनके हिसाब से उनकी राज्यों की अलग अलग अपनी अपनी व्यवस्थाएं भी बनाई गई हैं, जिसे कहते हैं दैट्स कॉल्ड टू बी राज्य व्यवस्था। ठीक है, स्टेट पॉलिटिक्स या फिर जो भी हम आप लोग डिफाइन करें, राज्य व्यवस्था। किसी भी राज्य की व्यवस्था के संचालन हेतु उसमें संविधान लागू किया जाता है। समझ में आ गया ये तो, ठीक है। अब बात करते हैं हम संविधान की। तो अब आ जाता है राज्य व्यवस्था के बाद कि अब क्या चाहिए पॉलिटी में, पॉलिटी में चाहिए, अब चाहिए संविधान। कि भाई एक पॉइंट समझ में आया इन सारी बातों में कि राज्य व्यवस्था तो ऐसे शुरू हो गई, इसके बाद राज्य की व्यवस्थाओं को कैसे, सबसे पहले तो आया पॉलिटिक्स कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, वो हमें क्लियर हो गया। दूसरा कि अब पॉलिटिक्स के बाद पॉलिटिक्स लिए चाहिए राज्य की व्यवस्था, यानी कि राज्य व्यवस्था में ही पॉलिटिक्स होगी ना, तो वो पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट अब हम आता है कि संविधान चाहिए भैया, संविधान चाहिए। तो संविधान हमें कैसे चाहिए, अब इन्होंने बताया कि संविधान को इन्होंने 2 रूपों में बांट दिया है ना, 2 रूपों में संविधान को बांटा। तो पहला रूप जो था वो था आपका दस्तावेजों के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑफ नेचर डॉक्यूमेंट्स, पहला रूप। और दूसरा मतलब दस्तावेज जो मिले हमें, बातें मिली, किसी ने वहाँ पर नियम बनाया, किसी ने वहाँ पर नियम बनाया, सुभाष चंद्र बोस ने वो किया था, वहाँ पर उन्होंने ऐसे ऐसे करके ये जंग जीती, वहाँ पर उन्होंने ये किया, उन्होंने वहाँ पे वो किया, मॉन्टेविडो कन्वेंशन में ये चीज़ें, ये सब चीज़ों को जब इनके दस्तावेज एक एक जगह से मिले, तो जैसे हम कहते हैं ना कि महात्मा बुद्ध ने वहाँ पर विचार दिया, वहाँ पर जैन धर्म ने विचार दिया, उन सारे विचारों को, सारी संगीतियों को इकट्ठा करने के बाद बनाकर एक चीज़ बनाए, तो उसे बनाया गया ग्रंथ। ठीक है ना, ऐसे उनके बारे में जिसमें लिखा जाए, वो प्रॉपर एक चीज़ में जिसको लिखा जाए वो हो जाती है उसकी प्रॉपर वे में एक डिस्क्राइब जिसको किया जाता है, वो डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट की भैया लिखित है ये हमने नहीं बनाया, इसके बारे में पूरा लिखित में कहते हैं ना, रिटर्न वर्क मांगा जाता है आपका। अगर हम सरकारी किसी भी काम की बात, तो रिटर्न इंपॉर्टेंट, जो लिखा है मतलब वो राइट है, आप बोल दोगे तो नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले इसको 2 भागों में बांटा गया। पहली व्यवस्था, पहला प्रकार जिसमें हम कहते हैं द बेस्ड ऑफ नेचर डॉक्यूमेंट, और दूसरा है द बेस्ड ऑफ नेचर पॉलिटी, यानी कि राजनीति के प्राकृतिक आधार पर। एक तो है राजनीतिक के प्राकृत दस्तावेजों के आधार पर, और राजनीति के प्राकृतिक आधार पर, यानी कि नेचर ऑफ बेस्ड, द बेस्ड ऑफ नेचर डॉक्यूमेंट एंड द बेस्ड ऑफ नेचर पॉलिटिक्स। इसको 2 भागों में बांट दिया। अब आ जाओ, अब इन दोनों के अंदर भी भाग हैं। तो द बेस्ड ऑफ नेचर डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, तो राज्य की दस्तावेजों के आधार पर जो हमने संविधान को देखा है, तो दस्तावेजों के आधार पर 2 तरह से इसे बांटा गया, 2 भाग इसके कर दिए गए। कैसे, एक तो लिखित संविधान में और एक अलिखित संविधान में। अब कैसे हम बात करें कि संविधान बनाया, उसके बाद उसको 2 भागों में बांटा, कि एक तो हम दस्तावेजों के आधार पर संविधान को देख सकते हैं, और दूसरा हम प्रकृति के आधार पर, कि हमको जो प्राकृत रूप से जो मिला है संविधान में वो देख सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट आधार पर मिला वो क्या है, एक तो लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान की अगर हम बात करते हैं, तो लिखित संविधान की एक श्रृंखला जिसमें सबको, जैसा हमने बताया कि सारी श्रृंखलाओं को एक साथ बनाकर जिसको बनाया जाता है या रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, लिखित संविधान कहते हैं।
कहीं कहीं से हमको सारे नियम मिले, हमने उन सारे नियमों को इकट्ठा करके एक साथ बना के रख लिया, उसको हमने क्या कहा, लिखित संविधान। और दूसरा क्या है, लिखित संविधान। तो ये लो जो लिखित संविधान है ये कहाँ पर लागू होता है, ये पॉइंट लिख लेना। तो एक तो भारतीय संविधान क्या है, लिखित संविधान है, और एक अमेरिकी संविधान है वो भी लिखित संविधान ही है। कि उनके यहाँ पे जो नियम है, उनकी एक किताब बनी हुई है कि अगर भैया आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हमारे नियम क्या है, अब इधर पढ़ने जाओगे, उधर पढ़ने जाओगे, इधर पढ़ने जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक काम करो, ये पूरी एक किताब उठा लो, इसको पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कि हमारे पास कितने और क्या क्या नियम है। तो लिखित संविधान हमारे पास क्या है, भारतीय संविधान जो है वो हमारा लिखित संविधान है, और एक और अमेरिकी संविधान जो है वो भी हमारा लिखित संविधान में देखने को मिलता है। अब आ जाओ अलिखित संविधान। अलिखित संविधान का मतलब है कि वो संविधान जिसके नियम बनाए गए हैं और इसके निम्नलिखित नियमों में और नियमों में से बांटा गया है, निम्नलिखित भागों में से बांटा गया है, और इसका हर नियम का एक अलग संविधान होता है। जैसे कि मान के चलो ब्रिटेन में ये संविधान है, ब्रिटेन का जो संविधान है उसमें हर एक जगह का अपना नियम है और उस नियम का अपना एक संविधान है। कि अगर पुलिस की व्यवस्था बनानी है तो पुलिस की अलग एक नीति होगी और वो नीति के अलग नियम होंगे, और उन पूरे नियमों को एक अलग संविधान दे दिया जाना है, घोषित किया जाएगा। चिकित्सा की बात करो तो चिकित्सा की अपनी एक नीति होगी, उसके पास अपने एक नियम होंगे और उनके पूरे नियमों का एक अलग से संविधान होगा। तो इस तरह से वह संविधान जो अलिखित है, जिसको अलिखित में काउंट किया जाए कि उसको कहीं एक चीज़ में एक ही जगह पे लिखा नहीं गया है, तो वो अलिखित है। हर तरह से विभिन्न जिसका हो कि निम्नबद्ध क्रमबद्ध रूप में, निम्नबद्ध रूप में जिसको लिखा गया, अलग अलग तरीके से लिखा गया है, और उनको एकत्रित करके एक ही प्रारूप में नहीं लिखा है, यानी कि उन सबको इकट्ठा करके एक ही जगह पर ठप्पा मार के एक किताब नहीं बनाई गई है, उसको हम क्या कहेंगे, अलिखित संविधान। तो कहाँ पर लागू है, एक तो ये ब्रिटेन में। ब्रिटेन के अलावा ये संविधान कहाँ लागू है, इजराइल में, कनाडा में, और न्यूजीलैंड में, और सऊदी अरब में, और ब्रिटेन में, ब्रिटिश में। कहाँ कहाँ, कनाडा, ब्रिटेन, इजराइल, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड, ये 5 जगहों पर ये, और ब्रिटेन में, ये 5-6 जगहों पर जो है ये संविधान लागू होता है। जहाँ पर लिखित संविधान नहीं है वहाँ पे नीति नियमों के अलग अलग प्रारूपों में बांटा गया है, और उन अलग अलग प्रारूपों के अलग अलग संविधान बनाए गए हैं, अलग अलग नियम बनाए गए हैं जो कि लिखित संविधान में नहीं आते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हमने बात की थी द बेस्ड ऑफ द नेचर पॉलिटिक्स की, प्राकृतिक के आधार पर राजनीति क्या है। तो प्राकृतिक आधार पर जो राजनीति है उसको 2 भागों में बांटा गया है, एकात्मक संविधान और संघीय संविधान, यानी कि यूनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस और फेडरल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। तो यूनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस 2 भागों में किस में बांटा गया है, प्रकृति के आधार पर। जब हम संविधान की बात करते हैं तो एक तो हमने पढ़ लिया, तो प्रकृति के आधार पर जो संविधान है उसको 2 भागों में बांटा गया है, एकात्मक संविधान यानी कि यूनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम यूनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये एक ऐसी व्यवस्था जहां शासन का सिर्फ एक ही स्तर होता है और सारी शक्तियां उसी के अधीन होती हैं और उसी के स्तर पर काम करती हैं। ठीक है ना। क्या होता है, जहाँ पर शासन करने का एक ही स्तर होता है, समझ गए। जैसे हमारे यहाँ अगर हम बात करें, कि हमारे यहाँ तो नहीं लेकिन जैसे माना जाए, जैसे अगर हम ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटिश की बात करें और फ्रांस की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही अधिकारी है जिसके अधीन सारी शक्तियाँ होता है। वो बोलेगा युद्ध करो, युद्ध होगा, वो बोलेगा यहाँ पर ये नियम लागू करो, लागू होगा, वो बोलेगा वही चीज़ होगी, और उसके नीचे जो टीम होगी वो काम करेगी। हमारे यहाँ क्या होता है, प्रधानमंत्री अपना एक स्तर होता है, उसके नीचे मंत्रिमंडल अपना काम कर रहा होता है, और मंत्रिमंडल के नीचे जो होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, वो उस योजनाओं को अपने स्तर पे कर रहे होते हैं, और वो नीचे एक और प्लेट बनती है। वो ऐसे सीक्वेंस वाइज हमारे यहाँ नीचे बांटा गया, राजा, फिर सेनापति, फिर उसके नीचे सेना अध्यक्ष, और उसके पीछे नीचे सेना, और फिर उसके सेना से भी ऊपर होते हैं सेना प्रमुख। तो इस तरह के जो लेवल बने होते हैं कि राजा, सेनापति, सेना अध्यक्ष, सेना प्रमुख और फिर सेना, ये जो हमारे यहाँ सीक्वेंस बना हुआ है, सेम ये जो सीक्वेंस होता है वहाँ पे नहीं है। तो वह व्यवस्था जहाँ पर शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में होती हैं और एक ही स्तर पर होती हैं, और उसी के अधीन सारी शक्तियों को निहित किया जाता है या निर्मित किया जाता है, उसी के द्वारा वो सबलेट की जाती हैं, नीचे दी जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, एकात्मक संविधान। इसे तो वर्ड से समझ में आ रहा होगा। यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कि एक ही व्यक्ति है, सब में एकता है, कि भैया हमारा ये एक ही मुखिया है, ये एक ही पैन है हमारे पास।
और हमें इसी से लिखना है। सब 4-5 लोग हैं, लेकिन हम 4-5 लोगों के पास में पेन नहीं है। पेन किसके पास में? पेन इसके पास में, यही लिखेगा आप। और हम सब लोग जो ये लिखने के बाद हमें बताएगा कि ये लिखा, ये करना है, ऐसे से पढ़ना है, हम वो पढ़ लेंगे। समझ में आ गई? क्लियर? दिस इज द पॉइंट। तो एकात्मक संविधान यानी कि यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशन। अब आ जाओ संघीय संविधान। वही जैसा मैंने बताया कि सबके पास अपने अपने पेन हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से लिख रहे हैं। मेरे को आपने बताया, मैंने उस विषय में अपने हिसाब से लिख डाला। किसी और ने बोला, किसी और ने अपने हिसाब से, जैसे हमें सर पढ़ाते हैं और हम सब लोग अपने अपने हिसाब से नोट बना रहे होते हैं। सबके नोट एक जैसे नहीं होते। मैं अपने हिसाब से लिख रही होती हूँ हिंदी में, आप इंग्लिश में लिखते हैं, आप अपने लेवल पे लिख रहे होते हैं क्या पॉइंट नोट करना है, क्या नहीं करना है। सर का एक एक वर्ड तो हमें नोट नहीं करना है, एक एक शब्द तो नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ उसकी पॉइंट में से क्या क्या चीज़ें जो हमको घुसी रह जाएंगी वो हम नोट कर लेते। तो संघीय या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन उसे कहते हैं जहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है और जो शासन के भिन्न स्तरों पर होती है। समझ गए? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन कौन आते हैं? एक तो आता है आपका फ्रांस, जैसा कि मैंने बताया फ्रांस में है, और एक है ब्रिटिश। यहाँ पर भी जैसे हमने बोला राष्ट्रपति शासन जहाँ लगता है, जहाँ पर राष्ट्रपति के अधीन होती हैं शक्तियाँ, वो होती है एकात्मक संविधान। और संघीय संविधान जिसमें अगर हम बात करें जहाँ पर सबकी अपने अपने हाथ में एक एक शक्ति होती है और वो उन शक्तियों का अपने स्तर पर उससे लागू करता है, जिससे हम कहते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखने को मिलता है हमें कनाडा में, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिका में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या है? संघीय संविधान यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है जहाँ पर सबकी शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, सबके पास शक्तियाँ होती हैं और सब अपनी अपनी शक्तियों को अपने अपने स्तर पर उसको अपने अपने स्तर पर उस शक्तियों का शासन भी करते हैं। ठीक है, तो लिख लो, ये पॉइंट लिख लो। यूनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? एक तो है आपका ब्रिटिश, और दूसरा है आपका फ्रांस। और इधर फेडरल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमारे पास कौन सी देश हैं, कंट्रीज़ हैं? वो हैं अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो कनाडा में भी ये शासन अपने हिसाब से चलता है कि वहाँ पर शक्ति एक के हाथ में नहीं बल्कि सबके हाथ में होती है। तो ये हमारा एक बेस तैयार हुआ। अब मैं इसमें एक छोटे से फैक्ट आपको दे रही हूँ, तो ये फैक्ट आप ज़रूर नोट कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। समझ गए? अभी तो हमने फैक्ट की बात की, अब इसमें हम फैक्ट दे रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? आप सभी जानते हैं, अगर नहीं है तो प्लीज़ इसे नोट भी कीजिएगा, और अगर जानते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में और भी डिस्कशन निकल सकते हैं या और भी पॉइंट निकल सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, एक तो दुनिया के सबसे बड़े संविधान को भी दो भागों में बांटा गया। एक वो जो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल के हिसाब से है, एक वो जो शब्दों की संख्या के आधार पर यानी वर्ड्स की काउंटिंग के उस पर है, अकॉर्डिंग है। तो हम बात करते हैं कि एक तो अनुच्छेद के आधार पर, तो एक तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है भारतीय संविधान जिसमें 395 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स हैं, और ये 395 मतलब अनुच्छेदों के साथ भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। ठीक है ना? अब आ जाओ शब्दों के आधार पर कि सबसे ज़्यादा उस कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द किस में लिखे गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका ट्रिक भी आप समझ लो कि इसका ट्रिक है कि भारत का संविधान जब 395 अनुच्छेदों यानी कि 395 आर्टिकल के साथ लिखा गया है, तो वास्तविकता की बात है कि शब्द भी इसी में सबसे ज़्यादा लिखे गए होंगे। तो सबसे बड़ा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग और आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग जो लिखा गया 395 आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान, और दूसरा शब्दों के आधार पर यानी कि द डिपेंड ऑन वर्ड्स के आधार पर जो बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस है इन द वर्ल्ड, वो भी है कौन सा? भारतीय संविधान। यानी कि 1.5 लाख शब्दों का इसमें भरमार भर दी गई है, लिखा गया है इसको। तो भारत का संविधान सबसे बड़ा, जिसमें एक तो 395 आर्टिकल्स हैं, दूसरा शब्दों के आधार पर भी भारत का संविधान सबसे बड़ा जिसमें 1.5 लाख शब्द हैं, 1.5 लाख वर्ड्स लिखे गए हैं। तो भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़े संविधान में, जिसको हम कहेंगे लिखित और शब्दों के रूप में है। अब इसके बाद आ जाओ कि इसके बाद विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन सा है? राइट, तो विश्व का सबसे छोटा संविधान अगर हम बात करें तो USA
यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सबसे छोटा संविधान जो है, भारत विश्व का सबसे छोटा संविधान माना जाता है। इसमें टोटल आर्टिकल्स हैं 7, ओनली 7 आर्टिकल्स में इस संविधान को बनाया गया है। और ये विश्व का सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस जो है बनाया गया है, संविधान जो है बनाया गया है। ये है कहाँ का? यूएसए का। और शब्दों के आधार पर आ जाओ आप, तो विश्व का सबसे छोटा शब्दों के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? तो वो है मोनाको का। कहाँ का? मोनाको का। मोनाको का संविधान जिसमें 3,418 शब्द हैं। 3,814, सॉरी करेक्ट कर लेती हूँ। तो 3,800, 3 लाख नहीं, 3,814 शब्दों के साथ बना हुआ है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? विश्व का सबसे छोटा शब्दों के आधार पर बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? 3,814 शब्दों के साथ मोनाको का कॉन्स्टिट्यूशन विश्व का सबसे छोटा शब्दों वाला आर्टिकल यानी कॉन्स्टिट्यूशंस है। आर्टिकल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशंस है। अब बात आ जाता है कि विश्व का सबसे नया संविधान, सबसे पुराना तो सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सबका लिखा, क्योंकि सबसे नया कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहा जाए, तो सबसे नया कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है जो अभी अभी लिखा गया है? तो सबसे नया कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहा जाता है तो नेपाल का संविधान जो है सबसे नया कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, क्योंकि ये लिखा गया है कब? 20 सितंबर 2015 को। तो ये अभी हमारी नज़रों के सामने, मतलब हम सब भी देख सकते हैं, 2015 में नेपाल का संविधान लिखा गया। कब? 20 सितंबर 2015 को विश्व का सबसे नया संविधान लिखित संविधान वाला जो देश है वो है नेपाल का संविधान। सबसे नवीनतम संविधान, सबसे न्यूली मेड कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो है नेपाल कंट्री का। ठीक है। और ये कब बनाया गया है? 20 सितंबर ऑफ 2015, 2015, 20 सितंबर 2015 को ये नवीनतम संविधान बनाया गया। अब मैं एक छोटा सा पॉइंट और पूछ रही हूँ कि भारतीय संविधान कब बनाया गया? इस पॉइंट को नोट कर लो। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें सबको पता होता है, लेकिन अचानक से पूछ लिया जाए तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो सबसे पहले 26 सितंबर ऑफ 1949 को ये संविधान पारित हुआ था, बना करके इसे दे दिया गया था कि भैया ये संविधान हमने कंप्लीटली लिख दिया है और परफेक्टली इसको बना दिया है। तो कब था? 26 सितंबर 1949 में ये संविधान पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। ठीक है ना? राइट, क्लियर। अब बात करते हैं कि सबसे छोटा संविधान हमने जिसमें बात की, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी, तो उसको भी हम नोट कर ले कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें केवल 7 आर्टिकल्स ही हैं, 7 अनुच्छेद ही हैं, तो ये विश्व का सबसे छोटे संविधान में भी काउंट किया जाता है आर्टिकल के आधार पर। और इसकी स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1839 में। करेक्ट हूँ? सॉरी 18 में नहीं, 1789 में। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत जो की गई थी वो 1789 में, 1789 को हिंदी में क्या बोलते पता नहीं। तो 1789 में यूएसए का सबसे छोटा आर्टिकल के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जो कि विश्व का सबसे छोटा आर्टिकल के आधार पर बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान है। राइट, ये पॉइंट थे आज के और क्लियर हो गए हैं। होप सो कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो। और मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि बहुत बारीकी से और बड़े ही सरलता के साथ मैं ये एक छोटा सा वीडियो आपको शेयर करूं जिसमें हम टॉपिक डिस्कशंस करें। यहाँ से आज मैंने शुरुआत कर दी है इंडियन पॉलिटिक्स की, और यहाँ पर आज हमने बेस शुरू कर दिया है। बेस में हमने देख लिया है। मैं एक बार फिर से झरोका दे देती हूँ आपको इन सब का। इस झरोके में मैं आपको बता देती हूँ कि राज्य व्यवस्था जो है हमारे यहाँ कैसे आई और इसके बारे में कैसे पता चला। तो इसको 3 भागों में बांटा गया। एक तो सबसे पहले कि एक तो इसका दार्शनिक, राजनीतिक यानी कि इंडियन फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी। इसके बाद इसका आ जाता है साइंस, विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस, और इसके बाद आ जाता है इसका पॉलिटी। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी के आधार पर जो विद मिले हैं, जो दार्शनिक थे, उनमें सबसे पहला नाम आता है सुकरात का, जिन्होंने इसके बारे में इसका दर्शन दिया और बताया कि इस तरह से राज्य व्यवस्था जो है ये दर्शाती है।
ये दर्शाती है। लेकिन इन्होंने इसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं दिया, इसलिए इसके बाद कौन आते हैं? प्लेटो ने इसका लिखित प्रमाण दिया, जिसमें उन्होंने बुक लिखी रिपब्लिक, और एक और संस्थान खोला जिसमें उन्होंने कहा गहन भी किया, जिसका नाम था द एकेडमी। लेकिन इसके बाद में कि राजनीति एक साइंस है, साइंस से भी इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बारे में द पॉलिटी ऑफ द फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल साइंस, द फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल साइंस जिसकी हम बात करते हैं, वो नाम आता है किसका? अरस्तु का। तो इन्होंने बताया कि राजनीति एक विज्ञान से उद्भव हुआ है, विज्ञान है, और यहाँ से इस राज व्यवस्था का या राजनीति का उद्भव हुआ है। इसके बाद आ जाती है पॉलिटी, यानी कि यहाँ से बाद आते हैं अरस्तु के बाद द अलेक्जेंडर ग्रेट, यानी कि सिकंदर महान। तो सिकंदर महान ने जहाँ पर इन्होंने बताया कि राजनीति जो है किस तरह की व्यवस्था है, कैसे चलाई जाती है और क्या किया जा सकता है, इसमें कैसे हो सकता है इसका उद्भव और कैसे इसको संचालित किया जा सकता है, यहाँ से शुरुआत हो गई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर हम बात करने लगते हैं राज्य व्यवस्था की, कि सबसे पहले तो राज्य व्यवस्था बनाई जाएगी। अगर पॉलिटिक्स बनाई जाएगी तो पॉलिटिक्स के लिए पहले क्या होगी? राज्य व्यवस्था। तो पहले राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, तो राज्य व्यवस्था को हमने दो भागों में बांटा, एक था राज्य और दूसरी थी व्यवस्था, कि पहले एक राज्य चाहिए होगा, और उस राज्य के लिए क्या किया गया? 1833 में एक मॉन्टेविडो कन्वेंशन किया गया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की उरुग्वे राजधानी में, जहां पर बहुत सारे देशों के पदाधिकारियों को बुलाकर उनकी राय ली गई, और सबने अपनी अपनी परिभाषा देकर ये बताया कि राज्य को बनाने के लिए, कि राज्य व्यवस्था को बनाने के लिए सबसे पहले राज्य में 4 चीज़ें चाहिए होंगी: एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सुवेरेनिटी, यानी कि भूभाग, जनसंख्या और सरकार और संप्रभुता। ये 4 चीज़ें जिसके पास होंगी वो राज्य व्यवस्था बनाने के लिए उत्तराधिकारी है, यानी कि वो राज्य व्यवस्था बना सकता है। अब आ जाओ व्यवस्था की, तो व्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया। व्यवस्था को भागों में बांटने के लिए उन्होंने देखा कि यार अब किसी के पास ये 4 चीज़ें, लेकिन उन 4 चीज़ों को चलाया कैसे जाए? उनको पहले एक तो तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा, सारी चीज़ों के वो बनाने पड़ेंगे, रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, नियम बनाने पड़ेंगे ताकि लोग माने। तो उन्होंने बताया कि इसके लिए नियम बहुत ज़रूरी है व्यवस्था में। तो सबसे पहले नियम, और नियम कैसे बनाए गए? संविधान के थ्रू, कि ऐसे नियमों को समूह, सारे नियमों के समूह को जोड़कर, जो सारे के सारे नियमों को मिलाकर जो एक समूह बनाया जाता है उसे कहा जाता है संविधान। तो इस तरह से संविधान बहुत ज़रूरी है। और संविधान में क्या ज़रूरी है? नियमों का मौलिक नियम होने चाहिए, नियम नहीं, मौलिक नियम होने चाहिए। तो वह मौलिक नियमों को भी यहाँ बनाया गया, जिसमें हर स्तर के लिए, हर एक स्तर के लिए अपना एक नियम बनाया जाता है, और वो नियम सबके लिए समान रूप से होता है, जिसको हम कहते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक नियम, तो संविधान और मौलिक नियम इसमें चाहिए, तब वो व्यवस्था उस राज्य के ऊपर लागू होती है, तब मिलाकर बनता है क्या? राज्य व्यवस्था। तो हमने ये देखा कि हमको ये सब समझने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि इसके बाद जब राज्य व्यवस्था बनती है तो वो बनती कैसे है? मौलिक नियमों के एक समूह को इकट्ठा कर दिया जाता है, जिससे बनता है संविधान। अब हम बात करते हैं संविधान की। तो संविधान क्या है? तो हमने समझ लिया कि किसी भी राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो मौलिक अधिकार होते हैं, और मौलिक अधिकार किसके अंतर्गत आते हैं? संविधान के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि सारे नियमों को मिलाकर एक जगह समूह बना के रख दिया गया है, जिसको अब मौलिक अधिकार तो है ही, लेकिन मौलिक अधिकारों का जिसके अंदर होते हैं वो कहती हैं उसको संविधान। अब हमने देखा कि संविधान जो है, अब संविधान को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो संविधान का द बेस्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, है ना, द बेस्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बांटा गया है संविधान को, और द बेस्ड ऑफ द नेचर पॉलिटी, ठीक है ना, नेचर ऑफ पॉलिटी मतलब प्रकृति के आधार पर, और दस्तावेदों के आधार पर। दस्तावेदों के आधार पर यानी कि लिखित, यानी कि डॉक्यूमेंटेशंस के आधार पर जब बांटे गए तो उसको भी 2 भागों में बांटा गया, एक लिखित में और एक अलिखित में। लिखित में जैसे मैंने बताया कि सारे नियमों को जोड़कर एक नियम, एक समूह बना दिया जाता है, और उसको एक किताब के अंदर या एक किसी विस्तृत स्तर के अंदर उसको भर दिया जाता है, और वहाँ से आप हर एक नियम को उठाकर पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो, और उसका अपने ऊपर लागू कर सकते हो। वो कहलाता है लिखित संविधान, कि अब एक ही जगह पे बैठकर आप सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हो, तो वो कहलाता है लिखित संविधान। तो लिखित संविधान किस किस देश के पास में है? एक तो भारतीय संविधान
जो कि लिखित संविधान है, और एक अमेरिकी संविधान जो कि लिखित संविधान है। अलिखित संविधान जिनके पास नियम बहुत सारे हैं और हर नियम का अपना एक संविधान बना रखा है। ये सारे नियमों को जोड़ के उन्होंने एक समूह के रूप में एक संविधान नहीं बनाया है। तो ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं? अलिखित संविधान। और ये कहाँ है? ब्रिटेन में। इसके साथ साथ 5 राज्य और हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इजराइल, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, कनाडा और ब्रिटेन, है ना। यहाँ पर क्या है? अलिखित संविधान। इसके बाद जो मैंने आपको बताया द बेस्ड ऑफ नेचर पॉलिटी, तो राजनीति जो है प्रकृति के आधार पर भी इसका हम बात करें कि संविधान को प्रकृति के आधार पर बांटा गया। प्रकृति के आधार पर क्या? एकात्मक संविधान और संघीय संविधान में बांटा गया। एकात्मक संविधान यानी कि यूनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में फिर वही बात जो मैं आपसे कह रही हूँ कि लिखित संविधान एक ही जगह पर लिखा जाएगा, यानी कि शक्ति जो है इसमें भी वो एकात्मक संविधान, यानी कि एक ही व्यक्ति यहाँ पर जो शासन है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में रहेगा और वही अपने नीचे बाकी शक्तियों को अपने नियमबद्ध अनुसार निहित करेगा या चलाएगा। उसी के आधार पर सारी शक्तियाँ निहित रहेंगी और सब उसी के हिसाब से चलेंगी। उसको क्या कहते हैं? एकात्मक संविधान। तो ये एकात्मक संविधान कहाँ? एक तो फ्रांस में है और एक ब्रिटिश में है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं संघीय संविधान यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हम जो वही कहते हैं कि बहुत सारी शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, ढेर सारी शक्तियाँ होंगी, सबके अपने अपने हाथ में पावर होगी और सब अपने अपने हिसाब से उन शक्तियों को और उन पावर को अपने संविधान में चलाएंगे कि भाई मेरे पास मेरे नियम है, आपके पास आपके नियम है, आप अपने हिसाब से अपने नियम बनाओ और उनको अपने हिसाब से चलाओ। मेरे पास मेरे नियम है, मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी और मैं अपने हिसाब से चलाऊंगी और मैंने अपने आप से जो नियम बनाए हैं उनको मैंने लिख दिया है एक जगह पे। और अब मैं तो क्या, मेरे बाद जितने भी लोग आएंगे वो सब इस लिखित को पढ़ेंगे और इसी के हिसाब से उनको नियम बनाना पड़ेगा। उसे क्या कहते हैं? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संघीय बहुत सारे लोगों से मिलकर जो बनता है, जैसे आपके मेरे हम सब के एक ही जगह पे हमने बोला कि यार पढ़ाई कर रहे हैं तो हम सबके नियमों को मिलाकर जो हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया उसको हम कहते हैं संघीय संविधान। जिसमें कितने लोग आते हैं? जिसमें 3 राष्ट्र आते हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका भी इसके अंतर्गत आता है। कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आता है। फिर हमने बात की कि संविधान के हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात की, तो हमने बात की कि सबसे छोटा संविधान किसका है? सबसे छोटा संविधान जो है वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि यूएई का 7 आर्टिकल्स के साथ में, जिसकी स्थापना हुई थी 1789 में। और इसके बाद बात करते हैं शब्दों के आधार पर यानी कि अकॉर्डिंग टू वर्ड्स कौन सा सबसे स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूशन है? वो है आपका मोनाको का, यानी कि 3814 शब्दों वाला ही कॉन्स्टिट्यूशन है मात्र। इसके बाद सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान है जिसमें 395 आर्टिकल्स हैं। और इसके साथ साथ शब्दों में भी सबसे बड़ा संविधान जो है विश्व का वो भी भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख शब्द हैं, जिसको 26 सितंबर 1949 को पारित किया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जिसे लागू कर दिया गया था। और सबसे नवीनतम जिसकी हम बात करें, सबसे नया कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? तो सबसे नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको 20 सितंबर 1915 को लागू किया गया, यानी कि 20 सितंबर ऑफ 2015 को ये नया न्यूली मेड कॉन्स्टिट्यूशन जो है एप्लीकेबल हुआ है। कहाँ पर? नेपाल में। तो दैट्स इट, आज का ये बेस वर्क यहाँ पर कंप्लीट होता है और होप सो आपको ये मेरी सारी छोटी सी स्टडी डिस्कशंस पसंद आए होंगे। आप भी इसमें अपने राय दे सकते हैं, अपने पॉइंट्स इसमें दे सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और चीज़ें भी जोड़ी जा सकती हैं या कुछ चीज़ों में आपको लगता है कि मतभेद हो रहा है या कहीं कुछ चीज़ों में कुछ कम ज़्यादा आप शायद वर्तमान के हिसाब से हो गया हो, जो कि मैंने वर्तमान और अपनी प्रेजेंट की चीज़ों को पढ़कर ही ये तैयार किया है, लेकिन अगर इसमें कुछ और भी पॉइंट्स अगर मिलते हैं तो प्लीज़ उन्हें शेयर कीजिएगा। और अब हम इसकी आगे की क्लास लेंगे कल, और कल एक और टॉपिक डिस्कशन इस पे करेंगे इसके आगे का, ताकि हमारा इंडियन पॉलिटिक्स यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, लगे रहो और तब तक लगे रहो जब तक IAS बन ना जाओ, ठीक है। तो ये जंग जारी रहेगी जब तक जीत हासिल ना हो जाए। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।